नमस्कार, स्वागत है आपका। मुकाबला देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दुनिया के कई देशों से आ रही कोरोना की तस्वीरों से खतरे की आहट महसूस हो रही है। खुद को वर्ल्ड पावर बताने वाला चीन कोविड में अपने अस्पतालों को संभाल नहीं पा रहा है। शमशान घाटों पर मुर्दों को जलाने के लिए 3 से 4 लाख रुपए की रिश्वत लग रही है। 10-10 दिन बाद नंबर आ रहा है। चीन के अस्पतालों में न वैक्सीन है न वेंटिलेटर। सबसे ज्यादा बुरी हालत बच्चों और बुजुर्गों की है। भारत से दो तरह की तस्वीरें आ रही हैं। एक तस्वीर हेल्थ वर्कर्स की। सरकार एक रियलिटी चेक की है। अस्पतालों की तैयारियों को देखा गया है। राज्य और केंद्र में सर्ज रोकने के लिए एहतियाती तैयारियां की जा रही हैं। दूसरी तस्वीर दिल्ली से आ रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा में कोई मास्क लगाए हुए नहीं दिख रहा है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सारी गाइडलाइंस को भूलकर भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री सब गाइडलाइंस फॉलो करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अपनी यात्रा रोकने को तैयार नहीं है। इसके उलट सोशल मीडिया में भीड़ जुटने की तस्वीरों को फ्लॉन्ट किया जा रहा है। बच्चों को कंधे पर बिठाकर गोद में लेकर भीड़ में जाने के वीडियो चलाए जा रहे हैं। जिस वक्त कोरोना के खिलाफ वॉर और वॉरियर्स की जरूरत है, हेल्थ का संदेश देने की जरूरत है, भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ राजनीतिक संदेश देने पर क्यों आमदा है? एक तरफ सरकार कह रही है कि हम सबको मिलकर कोरोना को रोकना है, रोक सको तो रोक लो, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी यही कह रही है कि यात्रा तो चलेगी, रोक सको तो रोक लो। कौन सही कह रहा है, आज मुकाबला में इसी पर हम चर्चा करेंगे। देश में आज कोविड का केस बढ़ा है। देश में कोविड महामारी न फैले उसके लिए हम अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं। हमने एयर सर्वेलेंस भी चालू किया है, सुएज सर्वेलेंस भी चालू किया है, ह्यूमन सर्वेलेंस तो हो ही रहा है। ये तीनों सर्वेलेंस से पता चल रहा है कि अभी दिल्ली और मुंबई सुएज और एयर सर्वेलेंस में आरएनए मिला है। उसको देखते आने वाले दिनों में क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, उस लिए हम सभी राज्यों को अलर्ट दे रहे हैं, राज्यों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। हम देश के सभी नागरिक को भी अलर्ट करना चाहते हैं कि आप मास्क का उपयोग करें, आप जरूरत बिना कारण से भीड़ में न जाइए, सैनिटाइजर का उपयोग करें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, ताकि हम कोविड को रोक पाए और देश को सुरक्षित रख पाए। तो सरकार की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दीजिए, ये खतरा हमें भी परेशान कर सकता है। इसी पर चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल, एक खास पैनल हमारे साथ है कि भारत के लिए ये कितना ज्यादा खतरे वाला हो सकता है और भारत को कितना तैयार रहने की जरूरत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर एम्स, डॉक्टर सुधीर पारिक, फिजिशियन अमेरिका से, डॉक्टर मनोज कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर नीलम मोहन, मेदांता अस्पताल से हैं, पीडियाट्रिक विभाग से। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले मैं शुरुआत MC मिश्रा जी आपसे कर रही हूं। एक तरफ सरकार लगातार अपील कर रही है और दूसरी तरफ वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं जिसमें सड़कों पर भारी भीड़ है। ये जो भीड़ वाली तस्वीरें आ रही हैं, क्या किसी तरीके की अलार्मिंग तस्वीरें हैं? इससे कोई खतरा हो सकता है भारत को? प्राची, बहुत धन्यवाद चर्चा के लिए। ये तो अवश्य है कि कुछ देशों में, जिसमें चीन सबसे अग्रणी देश है, जहां पे कोविड महामारी का जो रूप है वो सामने आया है, उसके अलावा जापान और साउथ कोरिया, ब्राज़ील, UK, USA में भी सर्ज देखने में आई है। और वायरल संक्रमण एक ऐसी रोग है जो किसी भौगोलिक बाउंड्री से उसको सीमित नहीं किया जा सकता। कम जल्दी या देर में कुछ तो असर आएगा भारत में भी। भारत की स्थिति
चीन के मुकाबले फर्क है, थोड़ा अंतर है उसमें। चीन में पीछे 3 साल में जीरो कोविड पॉलिसी हुई, और आपको याद होगा कि 2020 में जब पेंडेमिक शुरू ही हुआ था तो चीन ने अपने को कोविड फ्री घोषित किया था, और कोई 4,500 मृत्यु उन्होंने बताई थी और 80,000 या कुछ 1 लाख केसेस बताए थे। उसके बाद उनकी स्थिति ठीक रही, बाकी दुनिया जूझती रही कोविड पेंडेमिक से। यूरोप, अमेरिका, पूरा विकसित दुनिया और विकासशील दुनिया, अफ्रीका, भारत उसमें शामिल है। और हम सबको पता है कि क्या हुआ पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर में। जी जी। लेकिन क्योंकि वहां की उनकी दूसरी समस्या चीन की ये हो गई कि उनकी जो भी टीके उन्होंने बनाए वो संभवतः उतने प्रभावी नहीं है जितने भारत में बने हुए टीके, या एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड, या हमारी भारत बायोटेक की कोवैक्सिन, और मैसेंजर आरएनए वैक्सीन जो फाइजर, मॉडर्ना और बाकी, और हमारे पास और सभी के पास ये प्रभावी टीके मौजूद हैं और उनका उपयोग भी किया गया। तो इसमें संभावना यही है कि कुछ सर्ज तो सर्दियों में वायरल संक्रमण की होती ही है जी। कोविड भी हम ये मान के हमें चलना चाहिए, कोविड था, कोविड है और कोविड रहेगा, किसी ना किसी रूप में रहेगा। भारत में भी रहेगा और देशों में भी रहेगा। चीन में भी था, चीन में भी है, चीन में भी रहेगा। चीन चूंकि वहां की जनसंख्या को प्राकृतिक तौर पे जो संक्रमण से लाभ मिलना था वो नहीं मिल पाया जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से। जो टीके प्रभावी नहीं हुए उसका भी लाभ, तो एक जो हम लोग बहुत बार चर्चा करते हैं, हर्ड इम्यूनिटी, किसी भी इस तरह के संक्रामक रोग के लिए, जिसकी उदाहरण हम लोग लेते हैं मीजल्स से। मीजल्स एक अभी भी होता है, उसके टीके बच्चों को लगते हैं और उसकी जो संक्रामकता है वो लगभग कोविड की उतनी ही है या कई बार उससे ज्यादा भी रही है, कि एक व्यक्ति को होता है तो वो 18 से 20 लोगों को संक्रमण दे देता है। और ये लगभग सभी वेरिएंट के साथ है। डेल्टा वेरिएंट एक अपवाद था जिसमें लंग का निमोनिया होना, बेसिकली उससे जो हमारे फेफड़े प्रभावित हुए, और जो हमने उस समय आईसीयूज का हाल देखा या लोगों की जो मृत्यु दर देखी, वो प्रायः इसी वजह से हुई। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट या उससे पहले भी जो अल्फा वेरिएंट था उसमें इतनी मृत्यु दर नहीं थी। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि भारत चीन के तरह प्रभावित संभवतः नहीं होगा, और होगा तो थोड़ा कुछ स्केल पे होगा। उसके लिए हमें तैयारी करनी है, जैसे आपने कहा रियलिटी चेक, भाई ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लो, बेड्स की व्यवस्था कर यानी लो। हमें सावधान रहने की जरूरत तो है, सावधान रहेंगे तभी सुरक्षित भी रहेंगे, और यही कोविड के लिए सबसे बड़ा हथियार भी कहा जा सकता है कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए। डॉक्टर वीरेंद्र जी, सवाल इसी बात को लेकर है कि एक तरफ हम कोरोना को लेकर अभी से सतर्क हो गए हैं, कोरोना को लेकर सरकार भी गाइडलाइन जारी कर रही है, दूसरी तरफ सड़कों पर भीड़ भी देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात, चीन से अगर कंपेयर करें तो भारत की स्थिति क्या है, और कितना ये खतरा, कितना % भारत पर इफेक्ट डाल सकता है? सर प्राची, जो मिश्रा जी ने अभी कहा, अगर मैं इस चीज़ का जवाब दूंगा तो बिल्कुल वो मोरलेस रिपीट हो जाएगा। ये BF7 जिसकी बात हो रही, ये अक्टूबर में मंगोलिया में, नॉर्थ चाइना में फैल चुका था, सबको मालूम है। ये भी सबको मालूम है कि सर्दियों में यूरोप में, USA में, कनाडा में एक वेव नहीं तो रिपल तो आएगा ही। हम लोग गर्मियों से जानते हैं, जून जुलाई से प्रेडिक्शन है। अब मिश्रा जी ने जैसे कहा कि चीन का और भारत का अब कंपैरिजन नहीं है। हम लोग, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि हम लोग वी हैव ऑलरेडी पेड द प्राइस। जब डेल्टा हुआ और हम लोग तैयार ज़्यादा थे, सभी लोग सोचते, हमने अच्छी तरह से वैक्सीनेट किया। ये कहना कि चीन की वैक्सीन उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है जितनी और जगह की है, मैं सोचता हूँ ये स्पेकुलेटिव है, क्योंकि WHO ने चीन की दोनों वैक्सीन को कोवैक्सीन से पहले हाँ कर दिया था। सो चीन के अंदर क्या होता है इसको जानना भी बड़ा मुश्किल है। जब 5-6 दिन पहले US में 416 डेथ थी, चाइना अभी सिंगल डिजिट डेथ दिखा रहा था।
तो मैं चीन के बारे में ज़्यादा किसी को भी ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं कितनी खबर है, कितना ज़्यादा है। ये ज़रूर है, अगर ये सच है कि चीन में जिनकी उम्र ज़्यादा है, जैसे 60 साल 70 साल से ऊपर के जो लोग हैं, अगर उनको डबल वैक्सीनेशन या ट्रिपल वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, जिसकी पॉसिबिलिटी है, तो वो बहुत ससेप्टेबल हो जाता है। तो जो पेपर जिसकी सब लोग चर्चा कर रहे हैं 1 मिलियन डेथ हो जाएंगी, वो मॉडल स्टडी है। वही मॉडल यूज़ किया गया था जब इंडिया के लिए कहा गया था इतनी ज़्यादा डेथ होगी। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि वायरस म्यूटेट करेगा और इसका वायरस का ये काम ही है म्यूटेट करने का। BF.7 मेरे ख्याल से मैं सिर्फ साइंस की बात करता हूँ, BA.5 से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है इसका, थोड़ी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है। तो जब नया अगर कल को कोई BF या BA.8 या 9 आता है, वो ट्रांसमिसिबिलिटी उसकी BF.7 से ज़्यादा ही होगी। आपने जो चर्चा की है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को तैयार रहना चाहिए, बट मैं नहीं सोचता पैनिक करने की कोई पोजीशन। मान लीजिए चाइना ने नहीं हुआ था, मान लीजिए वायरस साउथ अफ्रीका से आता या कहीं ब्राज़ील से आ रहा होता, तो इतना ज़्यादा हम लोग चर्चा कर रहे होते नहीं कर रहे होते, तो मैं नहीं जानता। बट हम BA.5 यहाँ पे खूब आया, हम सबको मुझे ओमिक्रॉन हुआ। तो हम लोगों को फाइनली ये कहना चाहूँगा, इंडिया में वैक्सीनेशन बहुत इफ़ेक्टिव रहा, हम लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन बहुत रहा। तो हम इंडिया में मैं कहने सकता हूँ, और बहुत सारे और देशों में, ब्राज़ील में कि हम लोगों की हाइब्रिड इम्यूनिटी है, हम लोगों का नेचुरल इन्फेक्शन भी हुआ है, हम लोगों का वैक्सीनेशन भी हुआ है। मेरे मन में जो साइंस का सवाल है वो थोड़ा इससे हटके है कि जब ये ओमिक्रॉन का ये वेव चले जाएगा, और मेरे ख्याल से तो कोई बहुत बड़ा वेव होगा भी नहीं जी, मान लीजिए होता है और चला जाएगा, तो जो कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ये जो हम लोग जानते हैं, अभी साइंटिस्ट जो जानते हैं, जितना भी ओमिक्रॉन के वेरिएंट है, अब डेटा आना शुरू हो गया है, ये उसी तरह से जैसे डेल्टा या अल्फा या बीटा या गामा जो लॉन्ग कोविड क्रिएट करता था, ऐसा जब देखने में आया है कि ओमिक्रॉन का एक्सपोजर भी लॉन्ग कोविड करता है। तो फाइनली अगर हम मानिए कि BA.7 बहुत तेजी से स्प्रेड करता है, डेथ रेट बहुत कम रहे, मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इंडिया जैसे देश में डेथ रेट, वैसे ही डेथ रेट कम है ओमिक्रॉन का। और ये हम लोग भूल जाते हैं जो आफ्टर इफेक्ट्स है, इस पर भी चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि कोविड के बाद जितनी भी लहरें आई हैं, जितनी भी वेरिएंट आई हैं डॉक्टर वीरेंद्र जी, उसके बाद असर उसका कितना पड़ा है ये हम सब जानते हैं, उसके बाद कितना कुछ बदला है लाइफस्टाइल में ये भी हम सब जानते हैं। डॉक्टर नीलम जी, कितना इफेक्टिव ये BF.7 है और कितना तेजी से इसका ट्रांसमिशन हो सकता है? भारत में हमें किन चीजों का ध्यान रखना है आने वाले वक्त में, ताकि ये ना फैले भारत में, या इसका बहुत ज्यादा असर ना पड़े, जिसकी संभावनाएं हर कोई बहुत कम जता रहा है? जो BA.07 की ट्रांसमिसिबिलिटी है, दैट इज वेरी हाई, ऑलमोस्ट 18 केसेस एज कंपेयर जो पहले बता रहे थे। सो आई थिंक जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैज टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, जिसमें आप जैसे दिखा रहे हैं रैली या गेट टुगेदर्स, पार्टी, आई थिंक इट इज टाइम दैट वी शुड बी विजिलेंट और ऐसे चीजों को अवॉइड करने की जरूरत है। माना कि 90% हमारी पॉपुलेशन को नेचुरल इम्यूनिटी हुई है, एंड जो भी डेटा कहता है एंटीबॉडीज पोस्ट वैक्सीनेशन और नेचुरल के साथ, नेचुरल की बेटर इम्यूनिटी होती है, लेकिन वैक्सीन की रिलेटिवली थोड़ी कम होती है। तो जो बूस्टर डोज मिले गए हैं दैट इज 29%, 28%। तो मेरा ये सोचना है कि ससेप्टेबल पॉपुलेशन should going for booster dose जिन्होंने नहीं लगाया है, that should be one message। जैसे तैयारियां सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को की है, उसी तरीके से हम सब हॉस्पिटल्स में इन हाउस मैसेजेस आए हैं, हाउ वी आर सपोज टू स्क्रीन, एंड जो पहले तैयारी कर चुके हैं वो सब करने हैं। बच्चों को लेके मैं स्पेशल यही मैसेज देना चाहूंगी कि दैट वैक्सीनेशन बच्चों में नहीं हुई थी, बट काफी बच्चों में नेचुरल इन्फेक्शन हुआ था। तो ट्रांसमिसिबिलिटी हाई होने के कारण वी शुड टेक द प्रिकॉशंस, ताकि बड़ों से फैले नहीं और बच्चों में ना जाए, बिकॉज स्प्रेड
काफी ज्यादा होती है बच्चों में, और जो हाई रिस्क केसेस होते हैं बच्चों में जिनको लिवर, किडनी, इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स ये वो, उनमें ये इश्यूज है। हमने बहुत ज्यादा एडल्ट्स के कंपैरिजन में मेंटल इश्यूज बच्चों में देखे हैं जिनको अभी तक हम कोप नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से वेदर दे वर एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, दोनों ही ग्रुप्स में जो मेंटल इश्यूज देखी गई बच्चों की, दैट वाज वेरी हाई। तो इसको भी हम वी कैन नॉट इग्नोर इट। तो मेरे हिसाब से माना कि इट्स नॉट अ पैनिक सिचुएशन, बट मेरे हिसाब से विजिलेंस एंड स्क्रीनिंग ऑफ इंटरनेशनल जो है, शायद मैं खुद मेरी फ्रेंड से बात कर रही थी जो चाइना में है, मेरी स्कूल फ्रेंड, और उसको कोविड हुआ है। जी जो उसका कहना है इज मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी से। उसके हिसाब से द सिचुएशन इज वेरी बैड and they are lot of people are getting the infection. It is very severe, and but the presentation is different. They are not getting more cough, but extreme myalgia, tiredness, weakness, loss of appetite, pain, loose motion, इस तरीके से। and उनमें थोड़ा सा they are feeling there is difference between women and men। और winter season में फ्लू हो जाता है तो हमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। सो देयरफॉर स्क्रीनिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट इज वेरी ब्यूटिफुली तैयारी हुई भी है व्हेन इट कम्स टू द स्क्रीनिंग फॉर जेनेटिक। और बिल्कुल यही डॉक्टर मैसेज नीलम, जो आपने एक बात कही, कंफ्यूजन रहता है और लोगों के दिमाग में ये रहता है कि नॉर्मल सी सर्दी जुकाम है और इसी वजह से हम टेस्टिंग के लिए नहीं जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि पहले अपने आप में ये रिकॉग्नाइज करें कि हमें बाहर कब जाना है और बाहर कब नहीं जाना है, ताकि हम टेस्टिंग करवा सकें। डॉक्टर मनोज जी, जो बात यहाँ पर जो चर्चा चल रही है, हर्ड इम्यूनिटी की चर्चा चल रही है जो भारत में है, भारत इस लिहाज से काफी स्ट्रांग है, लेकिन इसके बावजूद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी जो सीजन है वो फेस्टिवल्स का सीजन है। क्रिसमस ईव के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, लोग न्यू ईयर ईव के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो क्या उन तमाम चीजों से लोगों को बचना है? जो रैलियां हो रही हैं, जो यात्राएं हो रही हैं, क्या ये सब चीजें खतरनाक हो सकती हैं, अलार्मिंग हो सकती हैं? इन सब से हमें बचना चाहिए। हाँ प्राची जी, एक चीज तो है कि SARS-CoV-2 कुछ नहीं देखता है कौन सी पॉलिटिकल रैली है, फेस्टिवल की गैदरिंग है या क्या है वो। और खास करके जो BF.7 की जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं उसकी R0 वैल्यू 10 से लेके 18.6 तक है, तो बहुत ही जल्दी फैलने वाला वेरिएंट है। तो अभी बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। और जैसा मैं डॉक्टर मिश्रा के बात से बिल्कुल सहमत हैं कि भारतीय को कुछ फायदा है। जैसे हमारा जो पॉपुलेशन है, अगर हम अपनी डेमोग्राफी देखें तो 65% का जो पॉपुलेशन है वो 35 साल से नीचे का है। चाइना में जो है कि 70% लोग जो है 65 ईयर्स से ऊपर के हैं, चाहे जो भी है वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से है या जिस भी वजह से है। और जो जीरो कोविड पॉलिसी था उसकी वजह से पूरा चाइना का पॉपुलेशन ससेप्टेबल पॉपुलेशन था। तो यहाँ तो हम लोग डिफरेंट हैं। हमारा वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है बहुत रोबस्ट है, 220 करोड़ डोज लग चुके हैं। और आपको पता ही होगा कि कल ही भारत सरकार ने नेजल वैक्सीन जो है भारत बायोटेक की उसको भी अप्रूव कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि इससे बूस्टर डोज जो है, हेटेरोलोगस बूस्टर की जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो बहुत आसान होगा। निडललेस ये वैक्सीन मिलेगी लोगों को। तो हमारा पॉपुलेशन और चाइना का पॉपुलेशन अलग है। हमारे यहाँ हाइब्रिड इम्यूनिटी है, नेचुरल जो हम लोग डेल्टा में काफ़ी प्रभावित हुए थे उसकी वजह से भी इम्यूनिटी है। बट हमें ये याद रखना चाहिए कि जो ये इम्यूनिटी मिलती है, चाहे वो वैक्सीन से मिले चाहे वो नेचुरल इन्फेक्शन से मिले, वो धीरे धीरे घटते जाती है। 6 से 8 महीने के बाद इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। बट कुछ जैसे मेमोरी सेल्स या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से थोड़ा सा फायदा होता है। तो निश्चित तौर पे बूस्टर डोज का यहाँ पर फर्क पड़ता है कि अगर बूस्टर डोज आप लेते हैं तो आप सीवियर डिजीज और हॉस्पिटलाइजेशन से बच जाते हैं। अब जो आने वाला समय है या जो अभी सीजन चल रहा है, विंटर पॉल्यूशन खास करके दिल्ली में, तो आप देखिए कि एक तो कि लोगों की इंडोर एक्टिविटीज बढ़ जाती है, लोग क्लोज कॉन्टैक्ट्स में रहते हैं, बहुत वेंटिलेशन नहीं रहता है, लोग अपनी खिड़की दरवाजे बंद करके रखते हैं। तो ऐसी हालत में स्प्रेड होने का चांस और ज्यादा है। कितना होगा और इस BF.7 के जो वेरिएंट की वजह से जो लहर आएगी उसका क्या स्वरूप होगा ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन ये पक्का है कि जैसे अभी
क्रिसमस आ रहा है, फिर न्यू ईयर आएगा, इस तरह के गैदरिंग में जाना, जिस तरह से जो रैलियां हो रही हैं या जो भी यात्रा हो, रैली हो, किसी भी तरह का भीड़, मुझे लगता है अभी मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ही सोचा समझा सा एक कदम है, क्योंकि इसमें जितना आप नजदीक आएंगे, जितना आप सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ेंगे, मास्क का एडहेरेंस छोड़ेंगे, तो उतना ही ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ेगा। और कभी भी ये सोचिए, चाहे ओमिक्रॉन की कोई भी वेरिएंट हो, बिल्कुल कोल्ड, कॉमन कोल्ड की तरह से लगने वाली बीमारी हो, बट कोविड कभी भी इससे इक्वेट नहीं कर सकता है, क्योंकि लॉन्ग कोविड जो अभी चर्चा आप कर रही थी, लॉन्ग कोविड में ऐसा देखा गया है, हमारे साथ डॉक्टर सुधीर भी हैं यूएस से, उनसे भी वहां से एक स्टडी पब्लिश हुई है, 1.5 लाख पेशेंट्स की स्टडी है, उसमें देखा गया है कि इवन माइल्ड कोविड भी जिनको हुआ था, उनमें भी हार्ट फेल्योर और स्ट्रोक के केसेस बहुत बढ़ गए। बिल्कुल, जैसा डॉक्टर वीरेंद्र कह रहे थे कि जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो तो खैर ज्यादा हैं, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम हो सकती है उस ओर भी हमें ध्यान देना है। डॉक्टर सुधीर, अगर हम भारत की बात करें, अगर हम अमेरिका से कंपैरिजन करें या पूरी दुनिया से हम कंपैरिजन करें, तो भारत एक बेहतर स्थिति में जरूर नजर आता है, क्योंकि यहाँ हर्ड इम्यूनिटी भी है, और जैसा कि हम कह रहे हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना डेवलप हो चुका है, टेस्टिंग यहाँ ज्यादा से ज्यादा होती है, लेकिन इसके बावजूद स्टडीज क्या कह रही हैं, खासकर BF.7 को लेकर? Well, this new, good morning, good evening. This new variant is very contagious, though it's not that fatal. It means वो पहले जैसा लंग को इतना इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन ये बहुत कंटेजियस है। यहाँ अमेरिका में भी पर्टिकुलरली जब विंटर आता है तब सब लोग एज अदर माय कलीग सेड दैट इन विंटर में क्या होता है कि हम सब लोग वेंटिलेशन जरा कॉम्प्रोमाइज होता है, और अभी सब लोगों ने कोविड जो प्रिकॉशन लेना चाहिए वो सब अब सब लोग अभी नहीं लेते हैं। आप देख रहे हैं सब जगह पे, इवन यूएसए में पण लॉट ऑफ पीपल वो अभी प्रिकॉशन कम लेते हैं, इसलिए आई थिंक यूएसए में भी इसका सर्ज आया था। और अभी बट यूएसए में क्या हम करते हैं, हम हमारे ऑफिस में और कंसल्टिंग रूम में जब कोई भी पेशेंट आता है कोल्ड और कॉफ लेके, सबका हम पहले कोविड टेस्ट करते हैं, जो अपना इंडिया में वो नहीं होता है। और इंडिया में इवन कोल्ड के लिए अपने ब्रदर सिस्टर्स डॉक्टर के पास इतने जल्दी नहीं जाते हैं, तो वो ध्यान रखना चाहिए। एंड कोविड के प्रिवेंशन की अभी जो चाइना में सर्ज आया है, बिल्कुल सुधीर जी, हमें टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए, और जैसा आप कह रहे हैं कि हम घरेलू नुस्खों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, उससे तरह हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर हमें बुखार या जुकाम जैसी चीजें फील हो रही हैं। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं लाल किला, राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं। दुनिया में सच्चा मुकाबला चाइना और हिंदुस्तान के बीच में है, ठीक है। चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले ली है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे बॉर्डर के अंदर कोई नहीं आया, तो भैया प्रधानमंत्री जी अगर कोई नहीं आया तो हमारी सेना उनकी सेना के साथ 21 बार क्यों बात कर रही है? और हमारे जो सेना के लोग हैं, हमारे डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन ले ली है? मगर देखिए, कंपटीशन आर्थिक है, मुकाबला आर्थिक है। ये आपके जो सेलफोन है, ये आपकी जो शर्ट है, जूते हैं, इसके पीछे आप देखिए, प्रेस वालों के जो कैमरा है इसके पीछे देखिए, उसके पीछे आपको लिखा दिखेगा मेड इन चाइना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।